गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव और आज हम पॉलिटी का चैप्टर 1 जिसमें हम पावर शेयरिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ पे पावर शेयरिंग होता क्या है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि उस चैप्टर का बेस क्या है, चैप्टर को आप में क्यों पढ़नी यहाँ पे है। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हम ये समझने का आपको कोशिश नहीं करते हैं कि चैप्टर हमारे लिए क्यों नीड है और पढ़ते हैं जिससे हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम आप ये सीखेंगे कि कैसे कोई कंट्री आपको पावर शेयरिंग करता है ना, और पावर शेयरिंग का क्या रिजल्ट आता है यहाँ पे है। और इस चीज को समझने के लिए इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं ना। दो ऐसे आपको कंट्री हैं जिसका एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे। एक कंट्री हमारा दिया है बेल्जियम और एक कंट्री है श्रीलंका यहाँ पे। अब दोनों कंट्री का एग्जाम्पल लेकर इस चैप्टर को हमको समझना है कि पावर शेयरिंग हमारे लिए क्यों आप इम्पोर्टेंट है ना। और इसमें जो पहला जो तुम आपको दिया हुआ है वो आपको दिया है केस, बेल्जियम का केस दिया हुआ है यहाँ पे है। पहले हम समझते हैं पावर शेयरिंग होता क्या है, व्हाई वी नीड पावर शेयरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में भी आपको डिफिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन हर बार ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन चैप्टर के पर्सपेक्टिव से ये समझना जरूरी है कि पावर शेयरिंग होता क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है पावर शेयरिंग, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑथोरिटी among different branches like legislature, executive and judiciary and levels, central level, state level and local level और social group। कहना यही चाहता है यहाँ पे कि गवर्नमेंट के द्वारा अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अलग अलग ब्रांचेस में, जिसकी एक उस ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। क्लास 8 में इसके बारे में आपको चर्चा की गई है कि क्या होते हैं, आपको भी आइडिया होगा, लेकिन फिर भी भूल गए मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेजिस्लेचर जहाँ पे हम लॉ को फॉर्म करते हैं, एक ऐसी बॉडी जो ओवरऑल कंट्री के लिए आपको लॉ बनाती है, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। जो लॉ फॉर्म किया गया, जो लॉ बनाया गया, उस लॉ को जो इम्प्लीमेंट करती है उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और अगर किसी फॉर्म में कंट्री के अंदर कोई अगर आपको डिस्प्यूट अगर अराइज होता है, चाहे वो पीपल्स के बीच में हो, गवर्नमेंट के बीच में हो, पीपल वर्सेस गवर्नमेंट हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी फॉर्म में कोई अगर होता है डिस्प्यूट, तो उसमें हमारा हेल्प करता है जुडिशियरी, हेल्प करता है यहाँ पे है ना। और दिया है लेवल्स में क्या, तो सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल है ना। अब सेंट्रल मींस आपको ही पता है यहाँ पे है कि जो हमारे होल कंट्री के भी यहाँ पर एक गवर्नमेंट काम करती है, जो पूरे कंट्री में अपना गवर्न करती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ना। उसके बाद आता है स्टेट, लाइक इंडिया में 28 आपको स्टेट है, तो हर स्टेट में एक आपको स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे होगा जो अपने स्टेट के बाउंड्री के अंदर कुछ भी आपको रिफॉर्म कर सकता है, जो उसको पावर दिया गया है ना। और तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट, जो हमारे इंडिया में 1992 के बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे भी इन तीनों को हमको नेक्स्ट चैप्टर में जब हमारा आएगा इसमें पॉलिटी में, तो उसको हम लोग और थोड़ा उसको हम लोग आपको डिस्क्राइब करेंगे कि होता क्या यहाँ पे है। और सोशल ग्रुप, ये हो गया डिफिनीशन। अगर एग्जाम के पर्पज से अगर आप लोग देख रहे हैं तो पावर शेयरिंग अगर पूछता है एग्जाम में अगर डिफिनीशन क्या होता है, तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं इस वाली लाइन पे यहाँ पे है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पहला जो मैं इसमें आपको दिया है केस दिया है, वो केस दिया है बेल्जियम का। तो इसमें दो कंट्री का केस तुम आपको दिया हुआ है यहाँ पे बुक के अंदर भी है ना। और दोनों केस में से एक जो केस है आपको बेल्जियम का, वो केस हम पहले आपको डील करने वाला है कि बेल्जियम का यहाँ पे आपको क्या रहने वाला है केस। पहले हम समझते हैं बेल्जियम के मैप को। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा बेल्जियम का मैप। और बेल्जियम के मैप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में हमारा आता है नॉर्थ में आता है, इसको हम बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, और जो साउथ में आता है उसको हम बोलते हैं वॉलोनिया रीजन। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। फ्लेमिश रीजन वही है जहां पे डच लोग रहते हैं, जो आपको साउथ में आपको जो ये रीजन है वॉलोनिया रीजन, यहाँ पे होते हैं आपको फ्रेंच पीपल होते हैं और 1% होते हैं जर्मन। इसको हम थोड़ा देखते आगे यहाँ पे। अब देखिए एथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम। अब पहले समझते हैं एथनिक कंपोजिशन क्या होता है। तो एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा कंट्री जहां पे अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं है ना। जैसे अब ग्रुप में बोल रहा हूं तो वैसे ग्रुप जिनका लैंग्वेज आपको एक समान हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इंडिया का है ना। तो इंडिया में आपको साउथ में बहुत सारे स्टेट है, लाइक आपको तमिलनाडु हो गया। तो तमिलनाडु में एक लैंग्वेज ग्रुप रहते हैं जिनका लैंग्वेज है तमिल
वैसे ही आपको कर्नाटका में कन्नड़ हो गया, केरला में मलयालम हो गया, आंध्र प्रदेश में आपको बोलते हैं तेलुगु बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही जैसे बिहार में बोलते हैं बिहारी बोलते हैं, आपको भोजपुरी लैंग्वेज हो गया, हिंदी लैंग्वेज आपको हो गया। तो हर जगह के लैंग्वेज के बेस पे कुछ ग्रुप होते हैं, कुछ अलग अलग आपको जो होते हैं तो वो जाति होते हैं उनके बेस पे होते हैं, है ना। तो उसी आपको वैसे कोई भी अगर ग्रुप दिखाई दे तो उसको हम बोलते हैं एथनिक कंपोजिशन बोलते हैं। वही बेल्जियम में आपको यहाँ पर लिखा गया है एथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में जो आपको कंपोजिशन है वो आपको लैंग्वेज के बेस पे है, एक डच स्पीकिंग पीपल और एक दिया है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है आपको कंट्री बेस पे, तो 59% हमारे हैं तो डच स्पीकिंग पीपल और 59% है, यानी आपको ये कंट्री में ओवरऑल बेल्जियम कंट्री में ये आते हैं किसमें, तो मेजोरिटी में तुमको आते हैं, मैक्सिमम नंबर इनका ही होता है। 40% जो होते हैं वो होते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो आते हैं माइनॉरिटी के अंदर में तो आपको आते हैं, और 1% हमारे हैं जर्मन स्पीकिंग पीपल, ये भी हमारे आते हैं आपको माइनॉरिटी के अंदर में आते हैं। इस चीज को आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है इस मैप में आपको दिखाया गया है। ऊपर वाला जो रीजन है फ्लेमिश रीजन जहाँ पे डच लोग रहते हैं 59%, यानी ये लोग आपको है मेजोरिटी में यहाँ पे है। 40% है आपको फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो रहते हैं वोलोनिया रीजन में, और 1% जो कंट्री के ईस्ट में एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे 1% आपको जर्मन स्पीकिंग पीपल सबको देखने को मिलेंगे। और इसी कंट्री के बीचों बीच यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जहाँ पे आपको होता है इनका कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसेल्स, है ना। कैपिटल सिटी आपको यहाँ पे है, तो आपको इसका यानी आपको बेल्जियम का कैपिटल होता है आपको ब्रसेल्स यहाँ पे होता है, यहाँ पे है ना, जहाँ पे आपको दोनों ग्रुप आपको रहते हैं यानी डच और फ्रेंच। इसको भी हम इसके आगे आपको देखने वाले हैं यहाँ पे है। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके दिया हुआ है, यहाँ पे है मेन इशू यही पे है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। मतलब ये लाइन ये शो कर रहा है कि 59% डच होने के बावजूद भी जो 40% होते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वो ज्यादा पावरफुल है, और 59% जो होते हैं वो लेस पावरफुल यहाँ पे हैं। अभी यहीं पे टेंशन राइज होगा, जिनका नंबर हाई है वो ओवरऑल कंट्री में जिनका नंबर 59% है जो आते हैं मेजोरिटी में आते हैं, उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा बहुत कम होती है कंट्री के अंदर। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि उनका डेवलपमेंट बहुत लेट से हुआ होगा, जो ये सही बात यहाँ पे है, इनका डेवलपमेंट हुआ लेट से जिससे इनका ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन जो 40% है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो आते हैं माइनॉरिटी के अंदर, मैक्सिमम प्रॉपर्टी यहाँ पे इस मैप में देखिएगा ज्यादा प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी, जो आपको आता है आपको रीजन वोलोनिया रीजन जहाँ 40% लोग रहते हैं मैक्सिमम प्रॉपर्टी को लेकर, और मात्र आपको जो प्रॉपर्टी बचा यहाँ पे आपको है फ्लेमिश रीजन, उसमें होते हैं डच लोग यहाँ पे होते हैं, है ना। तो वही दिया कि जो आप जिनका नंबर होता है कम होता है वो होते हैं पावरफुल होते हैं, जिससे इन दोनों के बीच में टेंशन बनती है। अब टेंशन क्या हुआ इस चीज को समझने से पहले समझते हैं कि कैपिटल जो है वहां पे क्या सीन होता है। बेल्जियम का कैपिटल क्या होता है, तो ब्रसेल्स होता है ना। तो ब्रसेल्स का सीन ओवरऑल कंट्री के सीन से आपको होता है डिफरेंट होता है। क्या सीन है, तो देखिए कैपिटल बेस्ड 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, यानी जो कैपिटल यहाँ पे है कैपिटल सिटी जो है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 80% होते हैं फ्रेंच, जो फ्रेंच कंट्री बेस में आते हैं माइनॉरिटी में आते हैं, वही फ्रेंच आपको कैपिटल बेस में आते हैं मेजोरिटी में। यानी जो कैपिटल में है मेजोरिटी में है वो आपको कंट्री में होता है माइनॉरिटी होता है। और यहाँ उल्टा देखिएगा, यहाँ पे 20% होते हैं मात्र डच, यानी जो डच यहाँ पे ओवरऑल कंट्री बेस में 59% है और आते हैं मेजोरिटी के अंदर आते हैं, वही डच कैपिटल में आकर आपको मात्र होते हैं 20% और ये आते हैं माइनॉरिटी में आपको आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपको ये आता है यहाँ पे है कि जो डच वाले हैं इनका आपको ओवरऑल कंट्री में नंबर हाई होने के बावजूद भी इनके पास आपको रीजन कम होता है, आपको एरिया कम होती है, इनका डेवलपमेंट होता है लेट से होता है, जिससे इनके मन में टेंशन आपको बनता है कि हमारा भी डेवलपमेंट होना चाहिए, आपको मैक्सिमम एरिया हमको भी आपको मिलना चाहिए। अब अपने कंट्री में जो टेंशन अराइज हो रहा है उस टेंशन को कम करने के लिए बेल्जियम ने क्या किया, यही पावर शेयरिंग के मॉडल को अडॉप्ट किया। जो पावर शेयरिंग का मॉडल है अडॉप्ट किया, यानी ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बेल्जियम का, ये एग्जांपल हमारा रहने वाला है पॉजिटिव एग्जांपल।
ये एग्जाम्पल रहने वाला है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव हम लोग रहने वाला यहाँ पे है ना। इसके बाद हम देखेंगे निगेटिव, क्योंकि कोई कंट्री पावर शेयर करती है तब क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और कोई ऐसी कंट्री जो पावर शेयर नहीं करती है तब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, टू रिड्यूस द टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी बेल्जियम अडॉप्ट एकोमोडेशन। अब बेल्जियम ने क्या किया, अपने कंट्री के टेंशन को रिड्यूस करने के लिए एक तरीका अपनाता है 1970 के टाइम में। 1970 के टाइम में इसने क्या किया, आपको एक तरीका अपना लिया जिसको हम बोलते हैं आपको एकोमोडेशन, इन सबको एक साथ लेके चलना। और 1970 से लेकर 1993 तक इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल बुक होता है बेल्जियम का, उसमें उसे 4 बार उसमें चेंज किया है। और 4 बार चेंज करने के बाद, पावर शेयरिंग करने के बाद, बेल्जियम ने क्या किया, आपको अपने कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल कम कर दिया, बिल्कुल टेंशन खत्म हो गया। उसने क्या किया, पावर शेयर किया, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे पावर शेयर किया और कैसे अपने कंट्री के टेंशन को उसने आपको रिड्यूस कर दिया यहाँ पे, है ना। बेल्जियम जो आपको कंट्री है, ये बहुत ही छोटा कंट्री है। बेल्जियम का अगर मैं बोलूँ पॉपुलेशन, बेल्जियम का पॉपुलेशन की बात करें अगर यहाँ पे हम, इसका पॉपुलेशन कितना है, तो जितना पॉपुलेशन हमारे इंडिया का, हरियाणा का आपको है, उससे भी कम, उसका हाफ, यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़, मात्र 1 करोड़। बिहार में 14 करोड़, उत्तर प्रदेश में 23 करोड़, यहाँ पे 1 करोड़। अंतर समझिए यहाँ पे, पहले जनसंख्या इतना कम है, जनसंख्या पे इतना कम है, मात्र 1 करोड़, है ना। इतना जनसंख्या बिहार में अगर बात करें आपको, अगर हम बिहार का कहा 13 करोड़ का है, 1 करोड़, हरियाणा का भी 2 करोड़ है यहाँ पे पॉपुलेशन, है ना। इतना कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये कंट्री के अंदर होता है टेंशन। तो ये कंट्री क्या करती है, पावर शेयर को अडॉप्ट करती है। हमारा इंडिया तो इतना बड़ा है, 147 करोड़ अभी हम लोग हैं लोग इंडिया के अंदर। 2026 का आंकड़ा है, जाके कभी चेक कीजिएगा, 147 करोड़ लोग हम इंडिया में हैं। अगर इंडिया ने पावर शेयर को अडॉप्ट नहीं किया रहता तो आज इंडिया इंडिया नहीं रहता, है ना। आज इंडिया भी कई पार्ट में बट गया रहता। हर स्टेट का अपना लैंग्वेज है, लैंग्वेज हर स्टेट के अंदर भी आपको लैंग्वेज के ग्रुप अलग अलग हैं। भारत में आपको 1300 भाषाएं बोली जाती हैं। अगर सब अपने लैंग्वेज के बेस पर अगर अपना अगर कंट्री के अंदर अगर डिवाइड कर ले अगर, है ना, तो इंडिया आपको लगभग 1300 पार्ट में आपको बढ़ जाएगा। यहाँ पे वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि पावर शेयर करने से आपको कैसे आज हमारा इंडिया यूनाइट है, वैसे ही आपको बेल्जियम ने क्या किया, उस समय यही काम किया और पावर शेयर किया। और क्या किया, तुमको अपने कंट्री के कंडीशन को उसने क्या किया, आपको बिल्कुल ठीक कर लिया। जो टेंशन जो बन रही थी, उस टेंशन को उसने क्या किया, कंप्लीटली उसको उससे ओवरकम कर लिया, बाहर निकल गया यहाँ पे। अब टेंशन में 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन। और उसने जो गवर्नमेंट लेके आया है, जगह भी कम यहाँ पे है, मैं इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसने क्या किया, पहला चेंज किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसने क्या किया, चेंज किया। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी सीट्स होंगी, जिस बेस पर कंट्री का आपको गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला है, उसने क्या किया, सीट्स को क्या किया, आपको 1/2 कर लिया। 1/2 करने का मतलब यहाँ पे ये है कि 50% सीट मिल जाएगा डच कम्युनिटी को और 50% सीट मिल जाएगा आपको जो फ्रेंच कम्युनिटी यहाँ पे है। सीट आधा आधा कर देंगे यहाँ पे, टेंशन ही खत्म यहाँ पे। अगर ये डच बोलेंगे कि नहीं हमको 50% नहीं चाहिए, हमको चाहिए 70% सीट चाहिए हमको, इनको बस दो आप सीट, कम सीट दो, फिर टेंशन बनेगा, हुआ कि नहीं। जैसे हमने सेंट्रल लेवल पे आपको क्या करेंगे, 50% दोनों को बांट देंगे और फिर क्या करेंगे, स्टेट लेवल पे भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या करेंगे, हम 1/2 कर लेंगे यहाँ पे। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट में है उसमें भी क्या करेंगे, आपको हम 50% दे देंगे आपको डच को और 50% दे देंगे आपको फ्रेंच को यहाँ पे। ये हो गया तीसरा जो तुमको चेंज जो किया गया यहाँ पे है। तीसरा आपको जो होता है कैपिटल सिटी जो होता है इसका है ब्रसेल्स, है ना। तो ब्रसेल्स के लिए बनाया गया सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रसेल्स के लिए फॉर्म किया गया सेपरेट गवर्नमेंट। और इसमें भी उसने क्या किया, वही रूल अपनाया 1/2। अब देखिएगा कैपिटल सिटी में 80% फ्रेंच है
अगर ये डच वाले अगर बोलते अगर ऐसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हमको 70% चाहिए, तो क्या ये फ्रेंच वाले जो आपको कैपिटल सिटी में 80% है, क्या ये 50% में आपको कभी राजी होते हैं? कभी राजी नहीं होते ना। ये डच वालों ने क्या किया, इस बात को एक्सेप्ट किया कि 1/2 करेंगे। तो आपको कैपिटल सिटी में फ्रेंच वालों ने भी क्या किया, इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हम भी क्या करेंगे, आपको डील कर लेंगे, 50% दे दो इसको, 50% दे दो इसको यहाँ पे। और जो चौथा जो गवर्नमेंट है उसको बोला गया, यहाँ पे जो फोर्थ जो फॉर्म लेके आया गया उसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब कि जो भी लैंग्वेज वाले लोग यहाँ पे हैं, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, वो लोग अपने ग्रुप में अपना आपको बना सकते हैं कानून। उनको अपने ग्रुप के लिए लैंग्वेज के बेस पर अपना जो कल्चर है, जो उनका ट्रेडिशन जो आपको है, उस बेस पे वो चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट टू चेंज इन दियर ओन कम्युनिटी। वो बस अपने कम्युनिटी में चेंज कर सकते हैं। अब डच वाले जो फ्रेंच कम्युनिटी है उसके लिए आपको कोई कानून लेकर नहीं आएंगे यहाँ पे।